जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है, इसकी नोटेशन कौन कौन सी हैं, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, इनमें क्या फर्क है, बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस क्या होते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर हमें एक सी प्लस प्लस का कोड मिल जाए और हमें कहा जाए कि जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करें, तो वो कैसे फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जी, एक स्टूडेंट है, उसने एक काम को करने के लिए ये कोड लिखा है, एक स्टूडेंट बी ने सेम काम करने के लिए यही कोड लिखा है। अब इसको, अब आपको ये तो पता लग चुका हुआ है कि जब भी कोई दो कोड हमारे पास होंगे, उनकी एग्जीक्यूशन हमने अगर चेक करनी है तो हमने कंप्यूटर पर चला के तो उसका टाइम नोट नहीं करना, वो रिलायबल नहीं है। तो फिर दूसरा क्या तरीका है, कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा एल्गोरिदम या कौन सा प्रोग्राम बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे पता लगेगा और इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। मैं कहता हूं जी ये वाला बेटर है, अब इसको प्रूव कैसे करना है। अब प्रूव करने के लिए हमें जो है ना वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस आना चाहिए, उसके जरिए हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है और कैसे बेटर है। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है, इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ एन एल्गोरिदम बिहेव्स। ये बताता है हमें कि एक जो एल्गोरिदम है वो कैसे बिहेव करता है, हाउ एल्गोरिदम बिहेव्स। कब? व्हेन इनपुट साइज बिकम्स वेरी लार्ज, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू इंफिनिटी। जब इनपुट का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो ये एल्गोरिदम कैसे बिहेव करेगा। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम जो बिहेव करते हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब हमने बहुत बड़े इनपुट पे क्यों चेक करना है, हमने स्मॉल इनपुट को क्यों नहीं चेक करना। वाई वी इग्नोर स्मॉल इनपुट्स? तो उसके कुछ रीजंस हैं। वो इसलिए कि आजकल देखिए जितने फास्ट जो सीपीयू हमारे पास आ चुके हैं, जो मॉडर्न सीपीयू हैं, वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन सेकंड जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अगर एक इनएफिशिएंट एल्गोरिदम है और एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है, जब इनपुट छोटी होगी तो वो उन्होंने कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो काम कर देना, हो सकता है मिली सेकंड में वो काम कर दे। तो आपको ये लगेगा कि भाई ये तो दोनों इनकी परफॉर्मेंस सेम है। तो एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का पता ही हमें तब लगता है कि जब इनपुट बहुत बड़ी हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक साइकिल है और एक आपके पास कार है। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि दोनों में से एफिशिएंट कौन है। और अगर आप कहें कि भाई ये 10 फुट का फासला देखे पहले कौन तय करता है, तो वो तो साइकिल तय कर लेगी। आप साइकिल पे बैठे, दो पैडल चलाए तो 10 फुट का फासला तय हो गया। गाड़ी में आपने अगर वो तय करना है तो जब आपने गाड़ी को अनलॉक करना है, दरवाजे को ओपन करना है, अंदर बैठना है, इंजन स्विच ऑन करना है, फिर आपने गियर लगाना है, फिर आपने वो फासला तय करना है। उतनी देर में साइकिल ने 10 फुट का फासला तय कर लेना है। तो अगर इनपुट छोटी है हमारी 5 या 10 फुट की, तो भाई उससे तो हमें नहीं पता लगेगा कि दोनों में से कौन सी जो व्हीकल है वो एफिशिएंट है। अगर यही फासला मैं कर दूं कि जी 200 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, वहां पे आपको पता लगेगा एफिशिएंसी के भाई साइकिल की क्या है और गाड़ी की क्या है। तो स्मॉल इनपुट पे आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सी टेक्निक एफिशिएंट है, उसके लिए लार्ज इनपुट चाहिए होती है। इसी तरह जो रियल वर्ल्ड सिस्टम जब आप बनाते हैं ना, तो उसमें आप वर्स्ट केस की बेस पे उनको एनालिसिस करते हैं, जिसमें जितना लार्ज जो डेटा लोड्स है ना, मैक्सिमम डेटा लोड्स, वो आप उसमें डालते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आप एप्लीकेशन बनाते हैं, ये आप कह लें इन ड्राइव की तरह की एप्लीकेशन बनाई है, जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और ड्राइवर जो है वो अप्लाई करते हैं। अब अगर आप इसको चेक करते हैं, 2 या 3 या 4 यूजर्स एक वक्त में ऑनलाइन हुए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उससे तो आपकी जो आपने एप्लीकेशन बनाई है उसकी एफिशिएंसी का आइडिया नहीं होगा। आइडिया तो तब होगा कि जब इसके ऊपर कम से कम को 2, 3, 400, 500 या 1000 बंदा एट ए टाइम लॉगिन हो और मुझसे भी रिसोर्स एक्सेस करना चाहे। जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ये जो हमारे बोर्ड है, अब बोर्ड में जिस दिन रिजल्ट आता है, अब उस दिन अमूमन जो इनका सिस्टम है वो हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता। क्यों? कि भाई पूरे जो 9th के पूरे पंजाब के अगर गुजरा वाला बोर्ड है, तो पूरे बोर्ड के सारे स्टूडेंट एक वक्त में बैठ के जब अपने रिजल्ट देखना चाहेंगे, तो वहां पे सिस्टम की परफॉर्मेंस का पता लगेगा कि भाई वो सिस्टम कितना एफिशिएंट है, जो प्रोग्राम बनाया वो कितना एफिशिएंट है। तो नॉर्मली वो हैंग हो जाता है। अगर वो टेस्ट किया गया हो 10, 20, 50 पे, तो वो तो ठीक चलेगा, लेकिन जब मैक्सिमम होंगे तो उस वक्त वो बैठ जाएगा। इसी तरह रियल लाइफ में भी हम वर्स्ट केस की बेस पे जो है ना वो चेक करते हैं मामला। अगर एक इंजीनियर है, उसने एक पुल बनाया है, अब पुल जो है वो बनाता है, वो कहता है, क्लेम करता है कि भाई इसके ऊपर 100 टन जो वजन है ना, वो ये पुल सहार लेगा।
अब अगर वो चेक करे अकेला उसके ऊपर चल के कि हाँ जी मैं चल के देखा यार ये तो पुल को कुछ भी नहीं हुआ, और अगर हो सकता है उधर 50 टन या 60 टन वो वजन आए और पुल बैठ जाए, तो टेस्टिंग वो 50 टन पे तो नहीं करेगा। अगर उसने 100 टन की गारंटी दी है तो वो 100 टन वो लोड उस पर डालेगा, फिर वो टेस्ट करके बताएगा कि हाँ जी ये मेरा जो सिस्टम है जो पुल मैंने बनाया है ये 100 टन की कैपेसिटी वाला है। तो जब भी आपने डिसीजन लेना होता है आप वर्स्ट केस की बेस पे लेते हैं। मैं एक और आपकी ये रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे फैमिली में उमन को शादी ब्याह का अगर कोई फंक्शन है, तो आपने अगर 200 जो है ना वो गेस्ट इनवाइट किए हुए हैं, तो आप अरेंजमेंट कितना करेंगे? आप कहेंगे कि यार 200 से थोड़ा सा ज्यादा अरेंजमेंट कर लें, ताकि अगर कोई 5-10 बंदे या 20 बंदे ज्यादा भी आ जाए तो वो सारे अकोमोडेट हो जाए। अगर वो नहीं आएंगे तो सिस्टम बहुत अच्छे चल जाएगा, लेकिन आ जाएंगे तो अकोमोडेट हो जाएंगे। तो यानी कि वर्स्ट केस। अब बेस्ट केस तो ये होता है कि किसी को कोई ना कोई मसला आ सकता है, हो सकता है सारे 200 बंदे आए ना, लेकिन वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट ये है कि 200 से भी ज्यादा आ जाए या 200 एटलीस्ट पूरे आ जाए। तो क्या आपके पूरे इंतजाम हैं? तो इसी तरह जब हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमने उसका वर्स्ट केस देखना है, भाई मैक्सिमम इसकी कितनी कैपेसिटी है हैंडल करने की। वो नेटवर्किंग का सिस्टम आप बनाते हैं तो आपने देखना है कि मैक्सिमम जितने यूजर अलाउ इस नेटवर्क में या नेटवर्क एप्लीकेशन में हो सकते हैं उन सबको इकट्ठा लॉग इन करा के तो आपने फिर लोड टेस्ट करना होता है। तो ये काम हम करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के जरिए। अच्छा जी, ये बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल सपोज करें हमारे पास एक अरे है, ये मैंने जो सा ना वो अरे लिखा है, ये एक अरे है। अब आपने इसमें से सर्चिंग करनी है। अब बेस्ट केस क्या होता है कि जो आपने सर्च करना है, फॉर एग्जांपल 10 सर्च करना है, वो पहले ही नंबर पे आपको मिल जाए, ये बेस्ट केस है। भाई जो आपको चाहिए था वो पहला एलिमेंट वही है, तो एक ही कंपैरिजन में आपको पता लग गया कि भाई 10 इसमें है या नहीं है, तो ये बेस्ट केस है। एवरेज केस क्या होता है कि मिडिल वाली को वैल्यू या मिडिल के करीब वाली को वैल्यू आप सर्च करते हैं, जो मिडिल में 30 फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं, तो अगर टोटल 5 वैल्यूज है तो 3 में आपको पता लग गया 3 कंपैरिजन के बाद कि भाई 30 इसमें है। और वर्स्ट केस क्या होता है? वर्स्ट केस ये होता है कि भाई जो आपने वैल्यू सर्च करनी है या तो वो है ही नहीं है या वो सबसे लास्ट वाली है। अब 50 आपने सर्च करना है तो इसके लिए 500 कंपैरिजन आपको लाजमी करने पड़ेंगे, तो ये वर्स्ट केस होता है। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस क्या होते हैं? अब हम आते हैं जी एसिम्प्टोटिक जो एनालिसिस हम करते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का आपको पता लग गया कि इसमें हम ये चेक करते हैं कि किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या है जब इनपुट बहुत बड़ी हो जाए। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है हमारे पास बिग ओ, ये अपर बाउंड चेक कर दिया है, इसे कहते हैं बिग ओ। ये बिग ओ हमने आपको याद है लास्ट लेक्चर में भी इसका जिक्र हुआ था, तो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ाऊंगा। बिग ओ है, बिग ओमेगा है और बिग थीटा, ये 3 नोटेशंस हैं। अब बिग ओ जो है ना ये अपर बाउंड को चेक करता है, वर्स्ट केस को। और मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमारी लाइफ में भी वर्स्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी अगर कोई नेटवर्क को सिस्टम आप बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट केस है वो क्या है, सबसे ज्यादा लोड उस पर हम डाल के देखते हैं, तो अगर वो उसको बियर कर जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट केस। और इंटरव्यू में भी जब ये डीएसए का इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें आपसे फर्स्ट केस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एक जो है एल्गोरिथम है इसका बिग ओ की फॉर्म में बताएं जी, इसका एनालिसिस है टाइम, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ की फॉर्म में वो क्या है, तो बिग ओ की फॉर्म में बताई जाती है। तो ये वर्स्ट केस को मेजर करता है। जो बिग ओमेगा है ये लोअर बाउंड को मेजर करता है, जो बेस्ट केस होता है हमारा। और जो बिग थीटा है ये टाइट बाउंड या जैसे एवरेज केस आप कह लें, ये उसको मेजर करने के लिए होता है। और बिग ओमेगा और बिग थीटा जो है ना ये नॉर्मल लाइफ में हमारे यूज नहीं होने। हमने इस कोर्स में हमारा सारा फोकस जो है ना वो बिग ओ पे होना है, क्योंकि ये वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है और हमारे लिए वर्स्ट केस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? जिसकी मैंने एग्जांपल आपको पहले भी काफी दी हैं। तो वर्स्ट केस के लिए बिग ओ नोटेशन है, इसको हमने लेके चलना है। अच्छा जी, ये कॉमन ग्रोथ रेट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, लेकिन इधर भी अब मैंने लिख दिए हैं ताकि ये दोबारा रिवाइज हो जाए। ये ओ ऑफ 1 होता है, ये कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट इसका नाम है। लॉग एन है लॉगरिथमिक, ये ग्रोथ रेट है। ये लीनियर ग्रोथ रेट होता है, ये लीनियर रिथमिक होता है, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल। तो ये जो है ना मोस्ट कॉमन ये ग्रोथ रेट्स है। और इनकी आगे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं कि ये ग्रोथ रेट किन किन एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस की कौन सी एप्लीकेशन जहां पे ये ग्रोथ रेट आते हैं। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको पता लगेगा कि ग्रोथ रेट का रोल क्या है।
तो ग्रोथ रेट देखिए जी, सबसे जो अच्छा ग्रोथ रेट है ना वो O(1) है, कांस्टेंट है, लेकिन ये नॉर्मली नहीं अचीव होता। वो इस वजह से कि ये बिल्कुल कुछ 2000 छोटा सा कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर कोई लूप नहीं है, उसका जो ग्रोथ रेट है ना वो O(1) होता है। अदरवाइज कोई भी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व जब हम करते हैं तो उनके ग्रोथ रेट इनमें से ही कोई होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, अभी आगे हम कुछ प्रैक्टिकल इसका करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। अब ये ग्रोथ रेट देखिए कि जो ही इनपुट साइज बढ़ता जाएगा, ये ऑपरेशन शो हो रहे हैं, ऑपरेशन है, और ये इनपुट साइज है। तो देखिए इनपुट साइज बढ़ने से ये जो O(1) है ये इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन से बढ़ रहे, ये इसी तरतीब से बढ़ता जा रहा है, तो ये सबसे अच्छा है। उसके बाद है जी log n। अभी देखिए log n शुरू में तो ये थोड़ा सा इसका रेट ज्यादा, लेकिन आगे जाके ये तकरीबन थोड़ा सा ही इसकी ग्रोथ होगी ऑपरेशंस में। तो यानी कि कोई एक ऐसा एल्गोरिथम है हमारे पास जिसका ग्रोथ रेट log n है, तो वो बहुत अच्छा एल्गोरिथम है। उसके बाद जी ये आता है लीनियर O(n)। अब देखिए जो ही आप आगे जाते जाएंगे ना, n log n, n स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल, तो इनके ग्रोथ रेट देखें। अब एक वक्त ऐसा आएगा जो ही इनपुट साइज बढ़ता जाएगा, जो देखिए इनपुट साइज यहां से इधर से ही आप थोड़ा सा आगे जाए तो ये देखिए जी ये जो एक्सपोनेंशियल है ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। यानी कि ऐसा एल्गोरिथम जिसका ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल है, तो वो लार्ज इनपुट पे उससे काम ही नहीं करना, सिस्टम ही बैठ जाते हैं। तो ये जितने जो आपके क्रिप्टोग्राफी के जो एल्गोरिथम होते हैं ना, उनको ब्रेक करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, उनकी जो टेक्निक्स है ना, उनका जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपोनेंशियल होता है। यानी कि वो ऐसा रेट होता है कि कंप्यूटर अगर पूरा दिन उस पर लगा रहे, बल्कि पूरा साल लगा रहे, फिर भी वो सॉल्व नहीं होते, इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो होते हैं। तो आपको क्या पता लग गया अभी की हम डिस्कशन में कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट की बेस पे हमें एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का पता लगता है। तो ग्रोथ रेट log n बेहतर है, उसके बाद लीनियर है, फिर n log n है, फिर ये क्वाड्रेटिक, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह चलते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो एल्गोरिथम जो हम डिजाइन करें वो इन दोनों कैटेगरी में एटलीस्ट ना जाए। इन दोनों कैटेगरी में जाएगा तो भाई उसका जो रनिंग टाइम है ना वो लॉन्ग इनपुट पे बहुत लार्ज इनपुट पे बहुत ज्यादा हो जाना है, लिहाजा वो एफिशिएंट होते नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि जी ये n log n की तरफ जाएं, या लीनियर रहे उनका टाइम, या फिर ये log n जो है ना वो टाइम हो। तो इधर से इस ग्राफ से आपको आइडिया हो रहा है कि ग्रोथ रेट का लार्ज इनपुट पे कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, आज हम देख रहे हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है, मैं वो भी आपको बता दूं। जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है ना, एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर करते हैं टाइम और स्पेस के वाले से। जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है ना, ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की, और इसमें हम एफिशिएंसी मेजर करते हैं बिग ओ के जरिए, बिग ओमेगा और बिग थीटा के जरिए। और इनमें से भी मैंने आपको बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो बिग ओ है। तो ये इधर आपको ग्राफ के जरिए एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है ना वो कैसे वर्क करेगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, इसकी तीन टाइप्स है, एक, दो और तीन। और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की आगे से तीन टाइप्स है, बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा। और इनमें से हमने डिस्कस करनी है बिग ओ जी। अब ये आ जाता है, हम क्या करते हैं कि कुछ लाइव एग्जांपल लेके C++ का कोड लेके उसमें हम देखते हैं कि जी हमने ये कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम एनालिसिस जो होता है ना वो करना कैसे होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट से हम एक स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने एक एल्गोरिथम लिखा है उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है। जब एक स्टेटमेंट है तो इसमें कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जब हमने मैथमेटिकल एनालिसिस करना है तो उस वक्त हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात करनी है, अब हमने नंबर ऑफ सेकंड्स की बात नहीं करनी। अब ऑपरेशंस इसमें एक ही ऑपरेशंस है, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1। अब टी एफ एन क्या है जी, टी एफ एन जॉनसन ये फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस या रनिंग टाइम उस एल्गोरिथम का। किस एल्गोरिथम का, ये जो एल्गोरिथम ऊपर में लिखा है जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, इसका रनिंग टाइम फाइंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एन, इनपुट साइज एन। तो चूंकि ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है ये इनपुट साइज पर डिपेंड ही नहीं कर रही, लिहाजा इसका रनिंग टाइम एक ही है, एक ही ऑपरेशन में ये काम हो जाएगा। और एक ऑपरेशन में अगर काम हो जाएगा तो हमने सिंपल लिख देना है बिग ओ की फॉर्म में, इसका रनिंग टाइम O(1) है। यानी कि कोई भी ऐसा एल्गोरिथम जिसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कांस्टेंट है, फिक्स है, वो एक हो, दो हो, पांच हो, 10 हो, उसका रनिंग टाइम जो है ना वो बिग ओ की फॉर्म में हमेशा O(1) होता है, कांस्टेंट होता है। ये ध्यान में रख ले। ये एक दूसरी एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया, इसमें तीन स्टेटमेंट ले लिए हैं, तीन स्टेटमेंट।
अब तीन स्टेटमेंट, इनके जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस तीन स्टेटमेंट्स है, तीन ऑपरेशंस है, और टोटल ऑपरेशंस हमारे पास जो आंसर है वो 3 है। और हमने अगर इसका फंक्शन बनाना है तो tn इज इक्वल टू 3 होगा, और इसका जो रनिंग टाइम है ना O ऑफ 1 होगा। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि कांस्टेंट टाइम कोई भी हो, कांस्टेंट 3 हो, 5 हो, 10 हो, 1 लाख हो, 1 मिलियन हो, 1 बिलियन हो, कांस्टेंट टाइम जब भी आएगा ना तो उसका रनिंग टाइम O ऑफ 1 होना है, ये ज़हन में रखना जी आपने। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूं कि मुख्तलिफ आथर्स और मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट है ना, उनके नजदीक ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है ना वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये असाइनमेंट है, इसके लिए एक ऑपरेशन चाहिए, ये असाइनमेंट है, इसके लिए ये दूसरा ऑपरेशन होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, अब इसमें दो ऑपरेशन बेसिकली हो रहे हैं, एक ऐड हो रहा है और भी, और फिर असाइनमेंट हो रही है। तो अगर आप लिख देते हैं कि जी टोटल ऑपरेशन 4 हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है कि नहीं, टोटल ऑपरेशन 4 हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर 4 हो या 10 हो, रनिंग टाइम तो उसका O ऑफ 1 नहीं होना है। रनिंग टाइम में तो फर्क नहीं बनना। बिग O की फॉर्म में जब हमने बताना है तो कांस्टेंट जब ऑपरेशन होंगे तो बिग O की फॉर्म में उसका O ऑफ 1 ही होना है। लिहाजा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इधर 3 लिखें या 4 लिखें। मैं बच्चों को बताता हूं कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस एल्गोरिथम में कहेंगे कि 4 ऑपरेशन है वो भी ठीक है, अगर आप कहेंगे 3 ऑपरेशन है तो वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। क्यों कि हमारा जो बिग O है उसमें तो फर्क नहीं पड़ना, कांस्टेंट की फॉर्म में हमने O ऑफ 1 लिख देना, लिहाजा हम इंटरेस्टेड होते हैं बिग O की फॉर्म में। तो मेरा ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया कि कांस्टेंट नंबर जब भी होगा, अगर आप कैलकुलेशंस में स्टेप में 1 2 4 5 10 का भी डिफरेंस आपसे अगर हो जाता है तो वो गलत नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं जी हम लूप की तरफ। अब देखिए जी, ये एक हमारा जो है ना वो एल्गोरिथम है, एक लूप लिखा हुआ है। अब हमने इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करना है बिग O की फॉर्म में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसे कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट है इंटीजर I इज इक्वल टू 0, ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होती है, ये एक दफा एग्जीक्यूट होती है। आपको पता है इनिशियलाइजेशन जो लूप में है वो 1 टाइम होती है। अब ये जो स्टेटमेंट है I इज लेस देन 10, अब ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होनी है, ये होनी है n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी है। अब आप कहेंगे कि जी ये तो n टाइम्स होती है, तो n टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, n टाइम्स ये कंडीशन ट्रू होती है, और उसके बाद जब n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है तो ये कंडीशन फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू हो 5, अगर मैं कहता हूं जी n इज इक्वल टू 5 है, तो जब i की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन चेक होगी पहली दफा, फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर भी ये कंडीशन चेक होगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर भी कंडीशन ट्रू है, फिर 3 होगी, कंडीशन ट्रू है, फिर 4 होगी, कंडीशन ट्रू है, जब 5 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब ये कितनी जो है ना वो ये कंपैरिजन हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कंपैरिजन हुए हैं। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन हमेशा एक ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इधर जो है ना n+1 लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है I इज लेस देन, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है जो चेक हो रही है I लेस देन n, ये n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। और ये जो I++ है ये कितनी दफा, ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। और इस लूप के अंदर ये जो सी आउट I लिखा हुआ है आपने, ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, ये n टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब इस सारे इन सब को ये जो आपने फाइंड किया है इंडिविजुअल स्टेटमेंट का, इसको ऐड कर ले। ये देखिए 1 + n+1 + n+n, तो ये बन जाता है 3n+2, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसमें हमने क्या करना होता है, याद रखिएगा जो कांस्टेंट टर्म्स है ना वो इग्नोर हमने कर देनी है, ये कांस्टेंट है ये इग्नोर कर देनी है, और ये जो n के साथ कोएफिशिएंट है ना वो भी इग्नोर कर देना है। हमने जो n की मैक्सिमम वैल्यू है ना बिग O के अंदर वो रिप्रेजेंट कर देनी है, n की पावर 1 है तो हमने लिख देना O ऑफ n, इसका रनिंग टाइम है। ठीक है, ये भी इग्नोर कर देनी है। अब ये क्यों इग्नोर कर देनी है, वो इस वजह से कि जो ही जब ये इनपुट बहुत लार्ज हो जाया करेगी तो ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो कोएफिशिएंट है ये इररेलेवेंट हो जाते हैं, इनका इफेक्ट ही नहीं रहता, बहुत निग्लेजिबल जो है ना वो इफेक्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ जो है ना हमारे पास n ही रह जाता है, लिहाजा हमने बिग O की फॉर्म में जब बताना है तो O ऑफ n। तो अब मैं दोबारा आपको बता दूं कि बाज आथर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है ना उनको वो ऑपरेशंस काउंटर नहीं करते, वो कहते हैं जी जो कैलकुलेशंस है ना वो ऑपरेशन है। तो इसकी हो सकता है वो जो इक्वेशन है वो बना दें 2n+2,
2n+2 ये बना दे तो वो भी ठीक है। n की हम बेसिकली बिग ओ की फॉर्म में जब एनालिसिस करने ना तो हम n की जो पावर जो n की फॉर्म है ना उसमें इंटरेस्टेड है। तो चूंकि n तो सिंगल ही रहेगा लिहाजा बिग ओ ऑफ n हमने लिख देना है। तो ये जो सा ना बिग ओ की फॉर्म में ये टाइम कंप्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ n। तो ओ ऑफ n का क्या मतलब है कि लीनियर, यानी कि जितनी इनपुट बढ़ेगी उतने ही ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। अब देखें ना n अगर 5 है तो 5 ऑपरेशंस होंगे, अगर n की वैल्यू 100 हो जाएगी तो 100 हो जाएंगे। तो इस एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है ना वो लीनियर है, जितना इनपुट बढ़ेगा उतने ही ऑपरेशन जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हम किस में इंटरेस्टेड है? n में। n की जो मैक्सिमम पावर आएगी ना हमने बिग ओ के अंदर सिंपल उसको लिख देना है, ये बाकी सारी वैल्यूज जो है वो इग्नोर कर देनी है। तो इस तरह एक लूप को हम कंपेयर करते हैं, इसका रनिंग टाइम फाइंड करते हैं। अच्छा जी ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें क्या किया है, इसमें भी लूप भी वही है, सिर्फ इधर स्टेटमेंट्स दो कर दिए। तो ये देखें ये उसी तरह ही रहेगी, वन टाइम इनिशियलाइजेशन वन टाइम होनी है, कंडीशन जो है n+1 टाइम होनी है, ये जो i++ है ये भी n टाइम चलनी है, x++ भी n टाइम चलनी है और y++ भी n टाइम चलनी है। इन सब को ऐड करें तो ये आ जाएगा 4n+2। अब अगर आपको ये जो इक्वेशन बनती है आप इधर 3n+10 कर दें, भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों कि हम इंटरेस्टेड है बिग ओ की फॉर्म में। मैंने आपसे कहा जी टाइम कम्प्लेक्सिटी बताएं बिग ओ की फॉर्म में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में, तो आपने बिग ओ ऑफ n लिख देना। तो ये इक्वेशन जो भी बन जाए इसमें फर्क नहीं पड़ता, 1 2 4 डिजिट्स का फर्क पड़ जाएगा तो कोई इसमें मसला नहीं है। ये ठीक होना चाहिए, आप ओ ऑफ n² नहीं कर सकते, n/2 नहीं कर सकते, इस तरह का कोई काम आपने नहीं करना। तो बिग ओ ऑफ n, इसकी भी कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ n है। अच्छा जी ये एक हमारे पास एल्गोरिथम है, इसके अंदर एक लूप ये है और एक लूप ये है। अब दोनों लूप देखें n टाइम चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब बजाय इसके कि हम ये इंडिविजुअल देखें, मैंने आपको इंडिविजुअल भी लिखा बताया, ये जो ब्लू में है ये पहले लूप की है, ये जो रेड में है ये दूसरे लूप की इटरेशन है, और इनको ऐड करेंगे तो 4n+4 आएगा और इसकी कंप्लेक्सिटी हमने बता देनी है ओ ऑफ n। तो सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि भाई पहला लूप कितनी दफा चल रहा है, ये n टाइम चल रहा है, दूसरा लूप n टाइम चल रहा है, तो n+n जो ना 2n। तो हमने चूंकि बिग ओ में इंटरेस्टेड है तो बिग ओ में हमने लिख देना है कि जी ओ ऑफ n इसकी कंप्लेक्सिटी है। ये इक्वेशन नॉर्मली ये इक्वेशन बनानी मैं नहीं देता एग्जाम में, मैं कहता हूं जी ये जो एल्गोरिथम है ना इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी बताएं क्या है बिग ओ की फॉर्म में, तो बिग ओ की फॉर्म में बतानी होती है। तो ये वाली जो सी है ना चीज ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसमें 1 2 नंबर का फर्क भी पड़ जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन तो वो आपको बिग ओ की फॉर्म में इंटरेस्टेड होते हैं। बल्कि इवन मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में इंटरव्यू के लिए गया था तो वहां पे भी मुझसे उन्होंने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कि जी ये अगर दो लूप इस तरह के बताएं बिग ओ में, तो वो बिग ओ में अब वो इक्वेशन ही तो बनाई जाती, तो बिग ओ की फॉर्म में कंप्लेक्सिटी ही बतानी होती है। तो ये भी एन टाइम चल रहा है, ये भी एन टाइम चल रहा है, तो आप बता दें भाई ओ ऑफ एन इसकी कंप्लेक्सिटी है। अच्छा जी ये देखें ये एक प्रोग्राम है जी आपके पास, अब इसकी कंप्लेक्सिटी बतानी है। तो इसमें भी मैंने आपको इंडिविजुअल बता दिया, ये एक फंक्शन है, देखिए ये एक फंक्शन है, आपको एक फंक्शन भी आ सकता है कोड भी आ सकता है, भाई इसकी कंप्लेक्सिटी बताएं। तो इसमें देखिए अब ये जो डिक्लेरेशन है ना, अब ये इसके कोई नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं होते। नंबर ऑफ ऑपरेशंस वहां पे होते हैं जब का असाइनमेंट होती है, कंपैरिजन कोई होता है, कोई क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है, वहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, डिक्लेरेशन के नहीं होते। लेकिन अगर आप इधर 1 लिख भी दें तो सिंपल इधर 3n+4 हो जाएगा, तो हमारी जो बिग ओ है उसमें तो फर्क नहीं पड़ना, लिहाजा इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये जो इक्वेशन है जो बनती है वो उसमें कोई 1 2 नंबर का फर्क पड़ जाए, एन में नहीं फर्क पड़ना चाहिए, एन का जो पावर है ना उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जो इनिशियलाइजेशन है ये एक दफा होगी, ये फॉर लूप है, ये उसी तरह मैंने बता दिया कि इसमें कौन से ये स्टेटमेंट जो है वो एक दफा चलेगी, ये एन टाइम चलेगी क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू है, ये जो है ये भी एन टाइम चलेगी। अब ये स्टेटमेंट जो है ये भी एन टाइम चलनी है। अब बास जगह पे आप कह सकते हैं कि भाई ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसमें प्लस इक्वल टू होना है, तो ये इधर 3 स्टेटमेंट है ये, तो अगर आप इधर 3n भी कर लें तो फिर भी इधर 6n हो जाएगा, तो n की पावर में तो फर्क ही नहीं पड़ना। तो ये आपने जो रनिंग टाइम है इसके वो लिखे है, ये इसका फंक्शन बनाया और उसके बाद आपने कंप्लेक्सिटी n की पावर मैक्सिमम इसमें n है, तो आपने कहना है जी इसकी जो कंप्लेक्सिटी है ओ ऑफ n है। तो इस तरह आपने ये कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी इसके बाद हम देखते हैं जी नेस्टेड लूप। अब देखिए ये नेस्टेड लूप आ गया। अब नेस्टेड लूप में ये जो आउटर लूप है ये कितनी दफा चल रहा है, आउटर लूप एन टाइम चल रहा है। अब आपने वो सिंपल इंडिविजुअल एक एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए शुरू की एग्जांपल में बताया था। अब आपने
जब इस चीजों की आपको समझ आ जाती है तो अब आपने इस तरह करना है, ये जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ। भाई ये लूप एन टाइम चल रहा है, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर एन तक चल रहा है। अब ये कितनी दफा चल रहा है, ये भी एन टाइम चल रहा है, जे इज इक्वल टू 0 और जे लेस देन एन, तो ये भी एन टाइम चल रहा है, दोनों लूप एन टाइम चल रहे हैं। तो जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, दोनों एन टाइम चल रहे हैं, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और टी एन जो है ना वो एन स्क्वायर बनेगा। अब इसमें आपने ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैलकुलेट नहीं करनी, भाई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है एन की पावर कौन सी होगी। तो एन की पावर जो है ना वो एन स्क्वायर है इसमें हाईएस्ट, तो इधर आपने ओ ऑफ एन स्क्वायर लिख देना है। अगर आप इसकी इक्वेशन बनाना भी चाहते हैं फंक्शन भी, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, टी ऑफ एन जो है ना ये होगा फॉर एग्जांपल एन स्क्वायर, कुछ इसकी वैल्यू होगी, प्लस इधर हो सकता है हो 5n और प्लस जो है ना इधर कोई 3 4, कोई इस तरह की इक्वेशन जो है वो बन सकती है। तो अब इसमें हम इंटरेस्टेड है एन की मैक्सिमम पावर में, इधर एन की पावर 1 है, इधर एन की पावर 2 है, तो हमने सिंपल बता देना है कि ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं अब आपने बनाना, आपने जस्ट देखना है, ये भी एन टाइम्स, ये भी एन टाइम्स, नेस्टेड लूप है एन स्क्वायर, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर सिंपल आपने बता दिया। अच्छा जी, अब इसी तरह ये जो लूप है, अब इसमें देखें, ये जो आउटर लूप है ये चल रहा है एन टाइम्स, इधर मैंने बता दिया एन टाइम्स। अब इनर लूप है ये एम एम टाइम चल रहा है, एम कुछ भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है कि नहीं, एन मल्टीप्लाई बाय एम। तो अच्छा, ये इधर एन और एम जो था ना वो पावर बनी हुई है, ये पावर नहीं है जी, ये मैं इधर ठीक कर लेता हूं स्लाइड में, ये एन और एम है। अच्छा, शायद इसलिए मैं इसको लिख रहा था ना तो वो आ रहा था ऊपर ही, इधर हम एन एम दोबारा लिख लेते ये। तो ये जी आउटर लूप एन टाइम चल रहा है, इनर लूप एम टाइम चल रहा है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई आपस में कर देना है, एन मल्टीप्लाई बाय एम। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो एन एम है और बिग होगी फॉर्म में आपने एन और एम लिख देना है। अब ये एन और एम क्या है, ये इनपुट साइज है, भाई कोई भी हो सकता है, जो भी इनपुट साइज होगा उसी के हिसाब से इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको देखिए लेक्चर को एक दो दफा, इसको समझे, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में आप बता दें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ मजीद जो आगे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स है ना उनको अंडरस्टैंड करेंगे, जिस तरह की एग्जांपल्स आपको एग्जाम में आती हैं। आपको एक कोड दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें, तो वो ये इस तरह के सिंपल तो नहीं होंगे, तो वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।